पतंग कविता हिंदी के जाने माने बहुचर्चित कवि आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई है। आलोक धनवा जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 1948 में हुआ था। इन्हें साहित्यिक सेवा के लिए राहुल सम्मान पुरस्कार मिला है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया है। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। ये कई राष्ट्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में जाते रहते हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। पतंग कविता दुनिया रोज बनती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं, इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दृश्यबिंब, श्रव्यबिंब, बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंग का रंग बिरंगा सपना है, जिसके द्वारा वे आसमान की ऊंचाई को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो भी बच्चे भय पर विजय पाते हैं और गिर गिर कर संभलते हैं। पृथ्वी का हर कोना उनकी निर्भीकता, हौसले को देखकर स्वयं ही उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को ऊंचे से ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। पतंग कविता में कवि कहते हैं कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु के आने पर चमकीली धूप निकल जाती है, जिससे सब जगह उमंग का माहौल पैदा हो जाता है और इससे जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो होते हैं बच्चे, और वो पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और अपने दोस्तों को इशारे कर कर के बुलाने लगते हैं। वो सीटियाँ मारते हैं और खुशी से चहकते हुए किलकारियाँ मारते हैं। कवि कहते हैं कि इधर उधर जो भागते हुए बच्चे हैं छतों में, वो ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि जैसे उनके शरीर में रुई हो, क्योंकि बच्चे इतने हल्के होते हैं।
इतने नरम होते हैं, इतने कोमल होते हैं, क्योंकि यदि वो गिरते भी हैं तो उनके शरीर पर किसी भी चोट का असर नहीं दिखाई पड़ता। वो इतने बेचैन होते हैं कि कभी इधर कभी उधर दौड़ते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी की सारी धरती को नाप लेना चाहते हैं, और उनकी इस बेचैनी को देखकर कभी कहते हैं लगता है कि जैसे धरती स्वयं उनके पास आ जाती है। बच्चे पतंग के साथ कल्पना की दुनिया में खुद उड़ने लगते हैं। उन्हें पतंग उड़ाते हुए इतना रोमांच होता है कि वे छतों की खतरनाक किनारों से भी नहीं डरते, और वहाँ पहुँचने पर यदि उन्हें चोट भी आ जाती है तो वो डरते नहीं, बल्कि इससे उनका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। वो और दुगने वेग से दौड़ने लगते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए, इसमें भादों और शरद दोनों महीने के लिए प्रयोग हुए हैं। पहली वाली आपने वीडियो में देखा कि बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही है, तो ये मौसम को बता रहा है। ये कौन सा मौसम है? भादों का, जिसको हम कहते हैं भाद्रपद। और उसके बाद आता है आपका शरद ऋतु, यानी जाड़ों की ऋतु। जब भादों का महीना होता है, यानी बरसात का मौसम, तो आसमान काला दिखाई देता है, और जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो हम देखते हैं कि आसमान का रंग नीला हो जाता है और आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यानी उजाला ही उजाला दिखाई देता है। इस काव्यांश में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन हैं, वह बच्चों की जो चेष्टाएं हैं, उनका बहुत सजीव चित्रण किया है, जिससे इस कविता में चित्रात्मकता आ गई है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि उगता हुआ सूरज है, और वो उगते हुए सूरज के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। ये मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप
देखेंगे इससे पहले जो आसमान का रंग था वो काला है। तो देखिए सबसे तेज बौछारें गई। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में यानी भाद्रपद में जो तेज बौछारें पड़ रही थीं वे समाप्त हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे भादों चला गया, यानी भादों कोई ऋतु ना हो बल्कि कोई व्यक्ति है। यानी यहाँ पर कवि ने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। और भादों के जाने के बाद क्या हो गया है? सवेरा हो गया है। सवेरा होने का अर्थ क्या है कि सब जगह उजाला ही उजाला आसमान में दिखाई देता है। अब इसका प्रभाव किस तरह से है? कवि कहते हैं, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली, नई, यहाँ पर नया, चमकीला विशेषण का प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे चमकीली नई साइकिल को बहुत तेज तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, और घंटी भी कैसे बजा रहे हैं? जोर जोर से, जैसे कोई इशारे करके बुला रहा हो। किसको बुला रहा हो? बच्चों को। और कौन से बच्चों के समूह को? झुंड को, जो पतंग उड़ाने वाले हैं। अब बच्चे क्यों पतंग उड़ाएंगे? क्योंकि आसमान साफ हो चुका है। बरसात की ऋतु में तो आसमान में कब बादल आ जाएं, कब बारिश शुरू हो जाए, कब हवा चलने लगे तो पतंग बच्चे नहीं उड़ा सकते। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो आकाश को बिल्कुल मुलायम बना दिया है। मुलायम किस तरह से बना दिया है? क्योंकि आकाश जो है उसमें कहीं भी अंधकार नहीं है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश का रंग सफ़ेद है और उसकी आंखों का रंग लाल है। तो जो शरद ऋतु में जो सवेरा हो रहा है वो कैसा है? जैसे खरगोश की लाल आँखें। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कौन आया? शरद। अब यहाँ पर शरद ऐसा लग रहा है, शरद जबकि ऋतु है, शरद ऋतु में, लेकिन ऐसा कवि बतलाना चाहते हैं, मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं जैसे शरद कोई व्यक्ति हो। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी जो शरद ऋतु का मौसम है वो कई कठिनाइयों को पार करते हुए। कौन सी कठिनाइयाँ हैं? जो वर्षा ऋतु को पार करते हुए कौन आ गया? शरद ऋतु आ गई कि पतंग ऊपर उठ सके। क्योंकि आसमान शरद ऋतु में साफ हो गया है, तो कवि कहते हैं कि जिससे पतंग जो है वो आसमान में ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग बहुत ही हल्की है। तरह तरह की पतंग होती हैं, अलग अलग चीज़ों से बनती हैं। बहुत ही हल्की है और बहुत ही रंगीन है। और वो इतनी हल्की चीज़ आसमान में बहुत ऊंचाई तक जा सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। पतंग में जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है वह बहुत ही पतला कागज़ है, लेकिन उस पतले कागज़ को बाँस की पतली
कमानी लगाने से और उसमें मंजा डालने से बच्चे जो हैं उसको आसमान में ऊंचाई तक उड़ाते हैं। और जैसे ही आसमान में पतंग उड़ने लगती हैं, रंग बिरंगी पतंग, तो बच्चे खुशी के मारे सीटियां बजाने लगते हैं और खुशी से किलकारियां यानी चहकने लगते हैं। और रंग बिरंगी आसमान में उड़ती हुई जो पतंगें हैं वो ऐसी लगती हैं जैसे नाजुक कोमल तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां। जिस तरह से बगीचे में तितलियां उड़ती हैं उसी तरह से आसमान में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर जो पतंगे हैं वो उड़ती हुई लगती हैं जैसे तितलियां दिखाई दे रही हों। विशेषताएं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बिंबों का प्रयोग किया है, दृश्य व श्रव्य बिंबों का। जैसे श्रव्य बिंब घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसी तरह से नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। दूसरा, कवि ने इसमें बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं उनको बताया है। तीसरा, इसमें कवि ने शरद ऋतु का मानवीयकरण किया है। इसमें कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, लाल सवेरे को खरगोश की आँखों से तुलना की है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अपनी, नई, चमकीली यानी ई। इसी प्रकार से पतली, कमानी, ली, नी। इसी तरह से सीटियों, किलकारियों, यों। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बोली खड़ी है और भाषा सरल है।